आज हम फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा बाजार की गहराई में उतरने वाले हैं, लेकिन चार्ट्स और लाइनों के जरिए नहीं। हम्म। हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। हमारे पास सचिन कोटेचा की द बिग बुक ऑफ फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। हाँ। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि एक स्मार्ट ट्रेडर वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक डॉक्टर की तरह कैसे देखता है। अरे ये तो एक बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि ये सच में डॉक्टरी जैसा ही है ना? मतलब आप सिर्फ मरीज का तापमान देखकर तो इलाज शुरू नहीं कर देते। आप ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, धड़कन सुनते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। बिल्कुल। फंडामेंटल एनालिसिस भी किसी करेंसी के लिए ठीक यही करता है, उसकी सेहत की पूरी जांच। तो चलिए इस डायग्नोस्टिक किट को खोलते हैं। सबसे पहले वो टेस्ट आते हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी आर्थिक संकेतक कहते हैं। हम सब जीडीपी, सीपीआई, एनएफपी ये सब नाम सुनते रहते हैं, लेकिन एक ट्रेडर के लिए क्या सिर्फ वो हेडलाइन नंबर ही मायने रखता है या वो इसके और भी अंदर झांकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि असली कहानी तो हेडलाइन के पीछे ही छुपी होती है। अच्छा। जीडीपी को ही ले लीजिए। मान लीजिए खबर आती है कि देश की जीडीपी 3% बढ़ी है। हाँ, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। लेकिन एक माहिर ट्रेडर देखेगा कि ये ग्रोथ आई कहाँ से है। क्या लोग ज्यादा सामान खरीद रहे हैं? क्या कंपनियां नए कारखाने लगा रही हैं? अगर हाँ, तो ये एक स्वस्थ मतलब एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। और अगर ऐसा नहीं है तो? लेकिन अगर ये ग्रोथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार मान लीजिए चुनाव से पहले सड़कों पर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, तो ये एक तरह का स्टेरॉइड हुआ। समझ गया। ये शॉर्ट टर्म में तो अच्छा दिखेगा, लेकिन लंबे समय में अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। तो हाँ, ट्रेडर सिर्फ ये नहीं देखता कि मरीज दौड़ रहा है, वो ये भी देखता है कि वो अपने पैरों पर दौड़ रहा है या किसी सहारे से। समझ गया। तो जीडीपी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर दिखाता है, लेकिन एक आम इंसान की जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा है? मुझे लगता है यहीं पर सीपीआई मतलब महंगाई के आंकड़े वो ज्यादा अहम हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। सीपीआई का सीधा सीधा असर लोगों की खरीदने की ताकत पर पड़ता है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए सीपीआई का महत्व कुछ और ही है। वो इसे सिर्फ महंगाई के आंकड़े की तरह नहीं देखते, वो इसे सेंट्रल बैंक के अगले कदम का सबसे बड़ा सुराग मानते हैं। अच्छा। अगर सीपीआई का आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा आता है, तो बाजार में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि अब सेंट्रल बैंक को कुछ करना पड़ेगा। यानी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। हाँ, महंगाई के उस जिन को बोतल में बंद करने के लिए। और यहीं से तीसरा और शायद सबसे विस्फोटक मासिक डेटा आता है, एनएफपी यानी नॉन फार्म पेरोल। एनएफपी, हाँ। ये है तो सिर्फ अमेरिका का आंकड़ा, लेकिन ये पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख देता है। मैंने सुना है कि एनएफपी वाले दिन तो कई अनुभवी ट्रेडर्स अपनी स्क्रीन से दूरी रहते हैं क्योंकि बाजार पागल हो जाता है। ऐसा क्यों है? ये तो बस नौकरियों का डेटा है। हाँ, कहने को तो बस नौकरियों का डेटा है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के दिल की धड़कन है। ये बताता है कि कंपनियां भविष्य को लेकर कितनी आश्वस्त हैं। मतलब अगर नौकरियां मिल रही हैं तो सब ठीक है। हाँ, अगर वे नई नौकरियां दे रही हैं तो मतलब है कि उन्हें अच्छे दिनों की उम्मीद है। मुझे याद है जब मैं नई ट्रेड कर रही थी, एनएफपी का डेटा आया और वो अनुमान से बहुत ही ज्यादा खराब था। मेरी स्क्रीन पर चार्ट इतनी तेजी से नीचे गिरा कि कुछ सेकंड के लिए तो सब कुछ धुंधला हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बाजार के इमोशंस का एक धमाका है। वाह, तो ये इंडिकेटर्स अर्थव्यवस्था के वाइटल साइंस हो गए। अब आते हैं उस डॉक्टर पर जिसके हाथ में दवाइयां हैं, यानी सेंट्रल बैंक। आपने जिक्र किया कि सीपीआई के आंकड़े आने पर वे हरकत में आते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार तो ब्याज दरें ही हैं। थ्योरी तो यही कहती है कि जिस देश की ब्याज दरें ज्यादा होती हैं, उसकी करेंसी मजबूत होती है। क्या यह हमेशा सच होता है? 90% मामलों में ये सच होता है। इसे कैरी ट्रेड भी कहते हैं। बड़े बड़े फंड अपना पैसा कम ब्याज वाली करेंसी से निकालकर, जैसे कि जापानी येन, ज्यादा ब्याज वाली करेंसी में लगा देते हैं। अच्छा। ताकि वो सिर्फ ब्याज के अंतर से ही पैसा कमा सकें। इससे ज्यादा ब्याज वाली करेंसी की मांग बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू भी। लेकिन वो बाकी के 10% मामले कौन से हैं? वो तब होता है जब बाजार को लगता है कि सेंट्रल बैंक घबराहट में ब्याज दरें बढ़ा रहा है। घबराहट में? हाँ, मान लीजिए किसी देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है और लोग अपनी करेंसी बेचकर देश से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अब उस देश का सेंट्रल बैंक लोगों को रोकने के लिए अचानक ब्याज दरें मान लीजिए 10% से बढ़ाकर 20% कर देता है। तो इससे तो और पैसा आना चाहिए ना? 20% रिटर्न कौन नहीं चाहेगा? नहीं, इस मामले में बाजार इसे एक डेस्परेशन मूव यानी हताशा में उठाया गया कदम मानेगा। निवेशक सोचेंगे जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसे हमसे छिपाया जा रहा है।
वो 20% के लालच में आने के बजाय अपना बचा खुचा पैसा भी निकालकर भाग जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ ऊंची ब्याज दरें करेंसी को मजबूत करने के बजाय उसे और तबाह कर सकती हैं। ये दवा की जगह जहर का काम कर जाती है। कमाल है। तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये तो मनोविज्ञान भी है। और मुझे लगता है सेंट्रल बैंक के गवर्नर के भाषणों में भी यही मनोविज्ञान काम करता है। बिल्कुल वो जो हॉकिश या डविश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, हॉकिश यानी बाज की तरह। इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक महंगाई को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा है और भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने के लिए तैयार है। और डविश मतलब कबूतर की तरह शांत। इसका मतलब है कि उनकी प्राथमिकता ग्रोथ को बढ़ावा देना है और वे दरें घटा भी सकते हैं। तो सिर्फ एक शब्द से इतना फर्क पड़ जाता है? कभी कभी तो दरें बदलती भी नहीं है, लेकिन गवर्नर के भाषण में सिर्फ एक शब्द हॉकिश से डविश हो जाता है और अरबों डॉलर का बाजार हिल जाता है। ये सब उम्मीदों का खेल है। ठीक है, तो हमने अर्थव्यवस्था की अंदरूनी सेहत की बात कर ली, लेकिन मरीज पर बाहरी झटकों का भी तो असर होता है। बिल्कुल होता है। यहीं पर राजनीतिक घटनाएं और जियोपॉलिटिकल जोखिम आते हैं। एक चुनाव का नतीजा या एक युद्ध की खबर, ये तो सब कुछ पलट सकती है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, झटका। बाजार को सबसे ज्यादा नफरत अनिश्चितता से है कि अगले 6 महीने या 1 साल तक देश का प्रधानमंत्री कौन रहेगा, टैक्स की नीतियां क्या होंगी। जैसे ही कोई राजनीतिक अस्थिरता आती है, जैसे चुनाव के नतीजे, हाँ, चाहे वो चुनाव के नतीजे हो, कोई बड़ा घोटाला हो या पड़ोसी देश से तनाव हो, बाजार में एक रिस्क ऑफ माहौल बन जाता है। रिस्क ऑफ मतलब भाई जोखिम से बचो। बिल्कुल, निवेशक सोचते हैं कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है, अपना पैसा निकालो और किसी सुरक्षित जगह पर रखो। और वो सुरक्षित जगह क्या होती है? कुछ गिनी चुनी मुद्राएं जिन्हें सेफ हेवन करेंसी कहा जाता है, जैसे अमेरिकी डॉलर, स्विस फ्रैंक या जापानी येन। अच्छा, इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि जब पूर्वी यूरोप या मिडिल ईस्ट में कोई संकट आता है तो स्विस फ्रैंक अचानक से मजबूत होने लगता है, जबकि स्विट्जरलैंड को उस संकट से कोई लेना देना नहीं होता। ये बहुत दिलचस्प है। तो एक ट्रेडर को न सिर्फ अर्थशास्त्री बल्कि एक तरह से राजनीतिक विश्लेषक भी होना पड़ता है। हाँ, नजर रखनी पड़ती है। अच्छा, अब बात करते हैं सरकार के अपने बही खाते की। स्रोत में फिस्कल रिपोर्ट्स और ट्रेड बैलेंस का जिक्र है। ये किसी देश के घरेलू बजट जैसा है क्या? हाँ, आप इसे देश का क्रेडिट स्कोर भी कह सकते हैं। फिस्कल रिपोर्ट का मतलब है सरकार की आमदनी बनाम खर्च। अगर कोई सरकार लगातार अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रही है, यानी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च कर रही है, तो उसे कर्ज लेना पड़ता है। जाहिर है। और अगर ये कर्ज जीडीपी के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये एक खतरे की घंटी है। निवेशकों को डर लगने लगता है कि कहीं ये देश अपना कर्ज चुका भी पाएगा या नहीं। और इससे उस देश की करेंसी पर भरोसा कम हो जाता है। बिल्कुल। और ट्रेड बैलेंस मतलब आयात और निर्यात का हिसाब, ये भी उतना ही जरूरी है। इसे एक परिवार के उदाहरण से समझिए। अगर एक परिवार हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, यानी निर्यात, लेकिन 1.5 लाख रुपए खर्च कर देता है, यानी आयात, तो हर महीने उसे 50,000 रुपए उधार लेने पड़ेंगे। 1-2 महीने तो ठीक है, लेकिन अगर ये सालों साल चलता रहा तो वो कर्ज में डूब जाएगा। और देश के मामले में इसका मतलब है कि उसे विदेशी सामान खरीदने के लिए हर महीने अपनी करेंसी बेचकर विदेशी करेंसी खरीदनी पड़ रही है। एकदम सही। और जब आप बाजार में कोई चीज लगातार बेचते हैं तो उसकी कीमत गिर जाती है। सही बात है। यही वजह है कि जिन देशों का ट्रेड सरप्लस होता है, मतलब जो बेचते ज्यादा और खरीदते कम है, जैसे जर्मनी या जापान, उनकी करेंसी में स्वाभाविक रूप से एक मजबूती बनी रहती है। तो इन सब चीजों को समझने के बाद आखिर में वो क्षण आता है जब कोई बड़ी खबर या डेटा रिलीज होता है। स्रोत कहता है कि बाजार खबर आने से पहले ही हरकत में आ जाता है। ये उम्मीद और हकीकत का खेल क्या है? ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे रोमांचक और कह सकते हैं सबसे खतरनाक पहलू है। अच्छा। हर बड़े डेटा जैसे सीपीआई या एनएफपी के आने से पहले बड़े बड़े बैंक और वित्तीय संस्थान अपना एक अनुमान जारी करते हैं। इसे कंसेंसस या फोरकास्ट कहते हैं। मान लीजिए बाजार का अनुमान है कि 2 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, तो बाजार उस 2 लाख के नंबर के हिसाब से पहले ही अपनी पोजीशन बना लेता है। हाँ बिल्कुल, वो खबर पहले से ही प्राइस्ड इन हो जाती है। अब जब असली आंकड़ा आता है तो 3 बातें हो सकती हैं। अगर आंकड़ा ठीक 2 लाख ही आता है तो बाजार में ज्यादा हलचल नहीं होती। अगर आंकड़ा 3 लाख आता है, जो उम्मीद से बहुत बेहतर है, तो करेंसी रॉकेट बन जाती है। और अगर कम आया तो? और अगर आंकड़ा सिर्फ 1 लाख आता है तो करेंसी जमीन पर आ गिरती है।
सारा खेल उम्मीद और हकीकत के अंतर का है। इसीलिए कहावत है, बाय द रूमर सेल द फैक्ट। अफवाह पर खरीदो, हकीकत पर बेचो। बिल्कुल। तो ये सब मिलाकर एक बहुत बड़ी और जटिल तस्वीर बनती है। स्रोत में इसे 3 चरणों में बांटा गया है। सीखें, विश्लेषण करें और भविष्यवाणी करें। लर्न, एनालाइज, प्रिडिक्ट। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। ये सीधा है पर आसान नहीं है। पहला चरण है सीखना, यानी लर्न, जिसका मतलब है इन सभी कारकों को जिन्हें हम करेंसी ड्राइवर्स कहते हैं, उन्हें गहराई से समझना। नींव पक्की करना। हाँ, ये जानना कि एनएफपी क्यों जरूरी है या ट्रेड बैलेंस का क्या मतलब है। ये आपकी नींव है। और दूसरा चरण है विश्लेषण, यानी एनालाइज। इसका मतलब हुआ कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। सही कहा, ये एक जासूस के काम जैसा है। आप सिर्फ एक सुराग पर भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा? हो सकता है जीडीपी अच्छा हो लेकिन राजनीतिक माहौल खराब हो सकता है ब्याज दरें ज्यादा हो लेकिन सरकार पर कर्ज बहुत हो। आपको ये देखना होता है कि कौन सा कारक ज्यादा हावी है। मतलब कौन सा फैक्टर ज्यादा भारी पड़ेगा? हाँ, क्या अर्थव्यवस्था की अच्छी सेहत राजनीतिक अस्थिरता के डर पर भारी पड़ेगी या उल्टा होगा? ये एक सतत प्रक्रिया है। और जब आप ये विश्लेषण कर लेते हैं तब आता है तीसरा और अंतिम चरण, भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट। बिल्कुल, और ये कोई ज्योतिष वाली भविष्यवाणी नहीं है। ये एक एजुकेटेड गेस है, एक शिक्षित अनुमान है जो आपके विश्लेषण पर आधारित है। आप संभावनाओं के बारे में सोचते हैं। अगर ये डेटा ऐसा आया तो सेंट्रल बैंक ये कर सकता है और उसका असर करेंसी पर ये होगा। स्रोत के मुताबिक यही ज्ञान के साथ ट्रेड करने का सही तरीका है। मतलब सिक्का उछालकर फैसला करना नहीं है। नहीं, ये शतरंज की बिसात पर अगली कुछ चालों के बारे में सोचना है। तो आज हमने फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस के कई अहम पहलुओं को समझा। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और मनोविज्ञान की एक जीती जागती कहानी है। हाँ, ये सारी जानकारी किसी को भी करेंसी बाजार को सिर्फ स्क्रीन पर ऊपर नीचे होती हरी और लाल बत्तियों के रूप में देखने से रोकती है। आप उसे एक जीवन सिस्टम के रूप में देखते हैं। सही बात है। हर करेंसी के पीछे एक देश की अर्थव्यवस्था, उसकी सरकार की नीतियां और उसके लोगों की उम्मीदें और डर सब कुछ छिपा होता है। ये एक बहुत ही दमदार नजरिया है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सवाल यह है, अगर किसी करेंसी के सभी बुनियादी कारक यानी फंडामेंटल्स चट्टान की तरह मजबूत हों, जीडीपी शानदार है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, राजनीतिक स्थिरता है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन बाजार के आम धारणा या सेंटिमेंट किसी बाहरी वजह से, मान लीजिए किसी अफवाह के कारण, उसके खिलाफ हो, तो अंत में किसकी जीत होगी?